नमस्कार मित्रों, स्टडी विद अमित कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी साहित्य में उपन्यास लेकर हम आए हैं। जो प्रमुख उपन्यास हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं में इन उपन्यासों को पूछने की जो प्रायिकता होती है वो सर्वाधिक होती है। उपन्यास के विषय में अगर बात करेंगे तो उपन्यास का जो इतिहास मिलता है 1882 से स्टार्ट है। 1882 में लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक एक उपन्यास लिखा, जिसे सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। हालांकि सिद्धाराम फुल्लौरी जी ने 1872 ईस्वी में उपन्यास लिख दिया था भागवती, लेकिन कुछ औपन्यासिक तत्व भागवती से विरत थे। इस वजह से रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना, लाला श्रीनिवास दास ने। तो ये 1882 में परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। इसके बाद फिर एक कड़ी जुड़ती गई और उपन्यास लिखे जाने लगे। भागवती सिद्धाराम फुल्लौरी जी ने लिखा और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा। बालकृष्ण भट्ट जी का एक उपन्यास मैंने यहाँ नहीं लिखा है, 100 अजान एक सुजान। ये भी एक बहुत फेमस उपन्यास का है। ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न इन्होंने लिखा। श्यामा स्वप्न टीटी में कई बार पूछा गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह का लिखा हुआ है। अयोध्या उपाध्याय हरिऔध, जो कि बहुत बड़े कवि थे, जो कवित्व के मामले में बहुत प्रकांड विद्वान थे। अयोध्या उपाध्याय हरिऔध की प्रीप्रवास बहुत फेमस रचना मानी जाती है और ये एक महाकाव्य है प्रीप्रवास। तो यहाँ पर हम उपन्यास की बात कर रहे हैं तो उपन्यास इनका था आज खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। ये ठेठ हिंदी का ठाठ एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। आगे आते हैं राधा कृष्णदास, ये निस्सहाय हिंदू। ये कहा जाता है अपने आप में पूर्ण उपन्यास था। अब गाय के वध के निवारण के लिए उपन्यास लिखा गया था। राधा कृष्णदास जी उस समय गोवध के निवारण के लिए निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देवकीनंदन खत्री जी नाम काफी है, क्योंकि वो दौर था जब श्री गणेश हुआ था अयारी उपन्यासों का, और अयारी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है देवकीनंदन खत्री जी को। और इनके पहले गोपाल राम गहवरी जी ने क्या किया, जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किया, जहां से इसकी प्रथा निकली। और गोपाल राम गहवरी जी, सिरकटीलास और ये सब जो उपन्यास थे गोपाल राम गहवरी जी ने लिखा था। इनको जो है गोपाल राम गहवरी जी को इसका श्रेय है। लेकिन देवकीनंदन खत्री जी ने परंपरा को आगे बढ़ाया और अयारी उपन्यास को आगे बढ़ाया। इन्होंने चंद्रकांता लिखा और कहा जाता है कि तत्कालीन समय में चंद्रकांता उपन्यास जब देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा था तो इसे पढ़ने के लिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं थे, जिनको हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने हिंदी सीखा बाकायदा। इसके 6 वॉल्यूम हैं चंद्रकांता के, और इसका एक दूसरा भी उन्होंने पार्ट लिखा था, चंद्रकांता संतति, जिसमें राजा विक्रम सिंह के पुत्र वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। वो भी 6 वॉल्यूम में, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इनके अलावा इन्होंने भूतनाथ लिखा और भूतनाथ के अलावा काजल की कोठरी लिखा। तो ये नाटक है। नरेंद्र मोहिनी भी इन्हीं का है, लिखा नहीं है यहाँ पर, देवकीनंदन खत्री जी का है। आगे बढ़ते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी, उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में ये कहा जाता है कि ये अपने आप में एक युग थे और इसीलिए उपन्यास को प्रेमचंद जी के नाम पर बांटा गया। उपन्यास युग को प्रेमचंद जी के नाम पर बांटा गया। प्रेमचंद जी एक इतने बड़े उपन्यासकार और कहानीकार थे कि आज भी इनके समीप कोई ठहरता नहीं है। इन्होंने 12 उपन्यासों की रचना की और जिसमें सर्वाधिक उनका सफल उपन्यास रहा गोदान और गबन। ये अपने आप में बहुत बेजोड़ उपन्यास है। गोदान को कहा जाता है कृषक जीवन का महाकाव्य, और गोदान के पात्र कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोदान का जो मुख्य पात्र है वो है होरी, और होरी की पत्नी है धनिया, और होरी का पुत्र है उसका नाम है गोबर, और गोबर की पत्नी है झुनिया। ये सारे पात्र जो है अपने आप में बेजोड़ है और गोदान को एक बहुत ही चरम सीमा तक लेके जाते हैं। गबन है, गबन में रमानाथ और जालपा की कहानी है जो चंद्रहार के लिए जानी जाती है। माने कि स्त्री की आभूषण के प्रति जो प्रेम है स्त्री की आभूषण के प्रति जिज्ञासा जो है वो रमानाथ को कहाँ तक लेके चली जाती है, इस पूरे चीज का वर्णन किया गया है गबन में। तो वो कहाँ कितने आरोपों में फंसता है, अंत में चंद्रहार लाता है। तो ये सारी कहानी गबन में दी गई है और कहा जाता है कि गबन और गोदान ये दोनों इनके बहुत बड़े महाकाव्य, बहुत सफल महाकाव्य हैं। इनके अलावा सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि,
कायाकल्प, निर्मला और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है, एग्जाम में आता है कि प्रेमचंद जी का वह उपन्यास जो ये पूरा नहीं कर पाए, अपूर्ण उपन्यास की श्रेणी में आता है, तो वह है मंगलसूत्र। बाकी उन्होंने रंगभूमि कर्मभूमि वगैरह भी लिखा, सेवा सदन का बड़ा फेमस रहा। तो ये तो थे मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद आते हैं हम लोग जैनेन्द्र पे। जैनेन्द्र जी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। जहां तक बात आती है तो चाहे जैनेन्द्र जी हो और चाहे इलाचंद्र जोशी जी हो, ये सब आते हैं मनोविश्लेषणवादी पे, माने कि इंसान के मन स्थिति को भाप कर और उपन्यास लिखते थे। जैनेन्द्र जी की बहुत बड़ी कड़ी है उपन्यासों की। इन्होंने लिखा परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, ये सारे उपन्यास इन्होंने लिखे। यहाँ पर मैंने 2 मेंशन किए हैं जो मेन हैं, त्यागपत्र और परख। बाकी इन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, इतने उपन्यास जैनेन्द्र जी ने लिखे। जैनेन्द्र जी के बाद बात आती है इलाचंद्र जोशी जी की। इलाचंद्र जोशी जी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इन्होंने घृणामयी और इन्होंने सन्यासी, ये सारे उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी। अज्ञे जी पे आते हैं। अज्ञे जी का नाम किसी से छूटता नहीं है। अज्ञे जी सबसे ज्यादा जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं नई कविता के प्रयोगवाद के लिए, और सबसे बड़ी बात तार सप्तक के प्रकाशन के लिए। 1943 वो समय था, 1943, जब अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। और तार सप्तक के प्रकाशन में 7 कवियों को इन्होंने संकलित किया और तार सप्तक अब तक 4 निकले। तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। और इनके संपादक रहे अज्ञे जी। अज्ञे जी का एक बड़ा प्रयास था कि कोई ऐसी पत्रिका निकाली जाए, ऐसा प्रकाशन किया जाए जिसमें उस समय के टॉप 7 लोग उसमें शामिल हो। तो वो चीज कर दिखाया अज्ञे जी ने। और अज्ञे जी का नाम उपन्यास के लिए लिया जाता है। उपन्यास में ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। इन्होंने शेखर एक जीवनी, इसमें शेखर की मन स्थिति का जो बेहतरीन वर्णन इन्होंने किया है वो अन्यत्र देखने को दुर्लभ है। शेखर एक जीवनी के लिए फेमस है। बाकी नदी के द्वीप इन्होंने लिखा, और इन्होंने एक और उपन्यास लिखा है अपने अपने अजनबी, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। अपने अपने अजनबी 3 उपन्यास इनके मेन रूप से प्रसिद्ध हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। आगे बढ़ते हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी ने अर्धनारीश्वर नाम एक उपन्यास की रचना की। देखिए, अर्ध से एक आता है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक जो आता है वो बनारसी दास जैन जी ने एक आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था अर्ध कथानक। अर्धनारीश्वर एक आता है, विष्णु प्रभाकर जी ने उपन्यास लिखा था। और एक और अर्धनारीश्वर आता है जो लिखा था दिनकर जी ने। तो ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि सस्पेंस हो जाता है, तो आप अर्धनारीश्वर में विष्णु प्रभाकर जी अगर ऑप्शन में है, उपन्यास है, तो आप विष्णु प्रभाकर जी आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपन्यास में भगवती चरण वर्मा जी को लेते हैं। भगवती चरण वर्मा जी ने चित्रलेखा लिखा, जो कई बार एग्जाम में आया है। चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र, ये दोनों उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी के। भगवती चरण वर्मा वो नाम है जो छायावाद के लघुत्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। मैंने आपको बताया था, छायावाद में बता रहा था वीडियो में, कि छायावाद में 4 आधार स्तंभ, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। इनके अलावा छायावाद को बृहत्त्रयी और लघुत्रयी 2 में बांटा गया है। बृहत्त्रयी में आते हैं प्रसाद, पंत और निराला, और लघुत्रयी में 3 वर्मा आते हैं, महादेव वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो ये भगवती चरण वर्मा वही है जो उसके अंतर्गत आते हैं। इनके ये फेमस है उपन्यास में चित्रलेखा है। चित्रलेखा इनका बहुत फेमस उपन्यास है। बाकी भूले बिसरे चित्र। वृंदावन लाल वर्मा पे आते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है, जिसने या निम्न में से कौन सा उपन्यासकार ऐतिहासिक उपन्यासकार है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी ऐतिहासिक उपन्यासकार। हालांकि अगर ये एग्जाम में आए, जो कि जीआईसी में बार आया था, कि सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, और उसमें दिया था आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे जी और जयशंकर प्रसाद जी, वृंदावन लाल वर्मा जी। तो वहां पे 2 में सस्पेंस था, जयशंकर प्रसाद जी और वृंदावन लाल वर्मा जी। लेकिन आयोग ने जयशंकर प्रसाद जी को माना, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं बहुत फेमस है, वो एक अपना स्थान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो नाटक लिखा है उन्होंने, ऐतिहासिक नाटक का, तो ऐतिहासिक नाटकों में नाटक लिखा उन्होंने, और इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे वृंदावन लाल वर्मा जी ने। लेकिन अगर ऐतिहासिक कहा जाएगा, इतिहास पर लिखने वाला, तो वहां पे फिर जयशंकर प्रसाद जी आ जाएंगे, वृंदावन लाल वर्मा जी नहीं है। तो ये उपन्यास के मामले में फेमस है। मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा जी की मृगनयनी आती है, एक ही इनका पूछा जाता है, मृगनयनी। इसके बाद आते हैं रांगे राघव पे। तो रांगे राघव ने कब तक पुकारूं, ये लिखा इन्होंने। और रांगे राघव जी ने एक बूदों का टीला भी लिखा है, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। और रेहन पर रघु भी लिखा है।
सॉरी काशीनाथ सिंह ने रेहन पे रघु लिखा है, रांगे राघव ने मुर्दों का टीला और कब तक पुकारूं। ये कब तक पुकारूं एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसको मेंशन किया गया है। आगे आते हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने अमृत और विष, बूंद और समुद्र, जिसमें अमृत और विष एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत फेमस है इनका। और बाकी शतरंज के मोहरे भी इन्होंने लिखा है, सुहाग के नूपुर भी इन्होंने लिखा है। तो ये विष और ये अमृत और विष लिखा है, तो जिसमें से ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं अमृतलाल नागर की। और मानस का हंस इन्होंने लिखा। मानस का हंस तुलसीदास जी पर आधारित है, इसलिए ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि तुलसीदास, मानस का हंस किस महान व्यक्तित्व पर आधारित है, तो तुलसीदास जी पर आधारित है। बाकी नाचो बहुत गोपाल लिखा है इन्होंने। आगे आते हैं हजारी साहब द्विवेदी जी पे। हजारी साहब द्विवेदी जी एक बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, और इनकी जो रचना आती है वो ये आती है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो ज्यादातर लोग इसको या तो जीवनी कर देते हैं या तो आत्मकथा कर देते हैं, जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है हजारी साहब द्विवेदी जी का। इनके अलावा बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये तीनों इनके उपन्यास है हजारी साहब द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब हम आंचलिक उपन्यासकार हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का नाम आंचलिक उपन्यासकार के लिए गिना जाता है। 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। पहला, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, अज्ञेय जी और फणीश्वरनाथ रेणु। तो आंचलिक उपन्यासकार आपके फणीश्वरनाथ रेणु जी हो जाएंगे। इनके अलावा नागार्जुन जी भी आंचलिक उपन्यासकार में ही आते हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। मैला आंचल और जुलूस जो है ये विभाजन पर आधारित है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। और मैला आंचल जो है ये बहुत बेहतरीन उपन्यास है। मैला आंचल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगे आता है नागार्जुन ने लिखा रघुनाथ की चाची और बलसनमा, ये नागार्जुन जी के उपन्यास है। इनके अलावा श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी बहुत प्रसिद्ध रचना है, राग दरबारी, और श्रीलाल शुक्ल जी ने इसको लिखा। राही मासूम रजा जो थे, इनका आधा गांव, ये आधा गांव विभाजन पे आधारित है, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस पर आधारित है। और टोपी शुक्ला, ये दोनों उपन्यास इनके बहुत फेमस है। राही मासूम रजा। यशपाल पे आते हैं। यशपाल ने झूठा सच लिखा, झूठा सच एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दादा कामरेड इन्होंने लिखा, ये दोनों रचनाएं यशपाल जी पूछी जाती है। धर्मी भारती पे आएंगे तो धर्मी भारती ने गुनाहों का देवता लिख के धर्मी भारती जी अमर हो गए। धर्मी भारती जी ने गुनाहों का देवता बहुत प्रसिद्ध रचना लिखी, और आप लोग पढ़नी भी चाहिए गुनाहों का देवता, कभी मौका मिले जरूर पढ़िएगा गुनाहों का देवता। और इन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा भी लिखा धर्मी भारती जी ने। इसके बाद आते हैं कमलेश्वर जी ने कितने पाकिस्तान, जो बहुत पूछा जाता है, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन, तो कमलेश्वर जी ने। फिर आगे आते हैं हम लोग, और पहला गिरगिटिया उपन्यास जो एग्जाम में पूछा जाता है, गिरिराज किशोर जी हैं। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जी हैं। ये एक पति के नोट्स जो है आजकल प्रथा निकल गई है पूछने की, तो वो जीआईसी में पूछा गया था, जीआईसी-एलटी में। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जी। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी, जिंदगी नामा इन्होंने लिखा है कृष्णा सोबती। उषा प्रियंवदा ने लिखा है रुको भी नहीं राधिका, ये महिला विमर्श की लेखिकाएं हैं, माने कि ये महिला है, तो इसलिए इनके विषय में एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है। तो रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियंवदा। अजय की डायरी, डॉक्टर देवराज। अजय की डायरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजय की डायरी किस विधा की रचना है, तो ज्यादातर लोग डायरी कर देते हैं क्योंकि अजय की डायरी लिखा ही है, लेकिन अजय की डायरी उपन्यास है और जिसे डॉक्टर देवराज ने लिखा। फिर दुखम सुखम ममता कालिया जी ने लिखा। ममता कालिया जी ने दुखम सुखम की रचना की। कट गुलाब मुतला गर्ग जी ने लिखा। और ये अनारो आजकल ट्रेंड में है, अनारो उपन्यास। अनारो उपन्यास को लिखा है मंजुल भगत जी ने। तो ये तो थे ज्यादातर उपन्यास, जो उपन्यासों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। एक उपन्यासकार छूट रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के विषय लिख दे रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा कंकाल, तितली और इरावती। और इरावती क्या था, अपूर्ण उपन्यास था। एग्जाम में पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है, तो इन्होंने इरावती अपूर्ण लिखा, माने कि इनकी डेथ हो गई थी बीच में ही, इरावती को इन्होंने अपूर्ण कर दिया था। और ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण था, तो मंगलसूत्र इनका अपूर्ण है।
मंगलसूत्र इन्होंने पूरा नहीं ये कर पाए थे, अपूर्ण हो गया था। जैसे आपको मैंने बताया था चंद्रवरदाई जब युद्ध के लिए जाने लगे तो पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो वो पृथ्वीराज रासो की रचना करते, पृथ्वीराज रासो की रचना करते करते जब कुछ जाना हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र जल्हड़ को पृथ्वीराज रासो को सौंप दिया और बोले कि तुम सब जानते हो मेरे विषय में, पृथ्वीराज चौहान के विषय में, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं जीवित आऊं या ना आऊं। तो उन्होंने कहा पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन काज, माने कि अब मैं ये पुस्तक अपने पुत्र जल्हड़ को दे रहा हूं और नृप काज माने राजा के कार्य के लिए, माने युद्ध के लिए मैं जा रहा हूं। तो अब इसका उत्तरदायित्व मेरे पुत्र के ऊपर है। तो जो पृथ्वीराज रासो थी उसको उनके पुत्र ने पूर्ण किया था। ऐसे ही बाणभट्ट जी की कादंबरी थी, बाणभट्ट जी के पुत्र ने उसको पूरा किया था, वो पूरा नहीं कर पाए। तो वैसे ही मुंशी प्रेमचंद जी ने मंगलसूत्र को अपूर्ण रखा था और पूरा नहीं कर पाए, और जयसिंह प्रसाद जी इरावती को अपूर्ण कर दिए थे, पूरा नहीं कर पाए। तो ये उपन्यास के विषय में आपको मैंने आज बताया। इन उपन्यासों में एग्जाम में इन्हीं उपन्यासों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसकी मैं पूर्णतः आपको आश्वस्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।